दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में हम बीते हफ्तों सुर्खियों में रही कुछ खबरों के बारे में जानेंगे तथा उससे संबंधित कुछ अन्य बातों को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम दो संगठनों के बारे में जानते हैं। पहले संगठन है संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है क्वाड। ये संगठन सुर्खियों में इसलिए हैं, चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि बीते दिनों शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो आइए देख जानते हैं क्या हुआ और शंघाई सहयोग संगठन क्या है। दोस्तों इस वर्ष यानी 2023 में भारत दो संगठनों की अध्यक्षता कर रहा है। पहला तो है G20 और दूसरा है शंघाई सहयोग संगठन। इसलिए यह संगठन जो है यानी इन संगठनों का जो नाम है अखबारों में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि लगातार G20 के सदस्य देशों के अलग अलग मंत्रियों की बैठकें होती रहती हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अलग अलग मंत्रियों की बैठकें होती रहती हैं और ये सारी बैठकें देश में हो रही हैं क्योंकि देश इस साल इन दोनों संगठनों की अध्यक्षता कर रहा है। बीते 28 अप्रैल को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने किया और उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर सामूहिक प्रहार करने की ज़रूरत है। भारत ने पाकिस्तान, चीन, रूस समेत शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों का आह्वान किया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ें। भारत ने आतंकवाद को मुख्य मुद्दा बना करके रखा है। यहाँ शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि हर तरह के आतंकवाद को खत्म करने और आतंकी गतिविधियों को फंडिंग उपलब्ध कराने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए सामूहिक कार्यवाही जरूरी है। हर तरह का आतंकवाद या उसको मदद देना मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के आसिफ ने पूर्व में घोषणा करने के बावजूद बैठक में हिस्सा नहीं लिया, यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसमें भाग नहीं लिया। उनकी जगह पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के रक्षा मामलों के विशेष सलाहकार ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एससीओ की मेजबानी करते हुए कहा कि एससीओ देशों के पास अपार संभावनाएं हैं जो इस समूचे क्षेत्र के विकास में इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए सभी के हितों को साधने की मानसिकता से आगे बढ़ना होगा। भारत ने हमेशा एक साथ चले आगे बढ़ने की सोच का समर्थन किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हर युग में कुछ परिभाषित करने वाले विचार होते हैं। वर्तमान युग में हमें सभी के फायदे के लिए सभी के सहयोग की विचारधारा को अपनाना होगा। उन्होंने मौजूदा खाद्य और ऊर्जा संकट का भी जिक्र किया। एससीओ देशों का ध्यान उन्होंने आकर्षित कराया, कहा कि हमें खाद्य सुरक्षा पर एक समग्र योजना बनानी चाहिए। इसमें एससीओ एक रोल मॉडल स्थापित कर सकता है। ऊर्जा सुरक्षा भी एससीओ का एक एजेंडा होना चाहिए। उन्होंने एससीओ देशों के बीच सहविकास और सह निर्माण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि सुरक्षा चुनौतियां किसी एक देश तक सीमित नहीं है। दोस्तों इस बैठक में चाइना के रक्षा मंत्री भी भारत आए हुए थे। चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू के साथ रूस के रक्षा मंत्री जनरल सरगेई, ईरान के रक्षा मंत्री, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। इन एससीओ के बैठक के इतर भारत के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री के बीच 27 अप्रैल को द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। उसमें भारतीय रक्षा मंत्री का रुख बहुत कड़ा ही था। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि चीन के रक्षा मंत्री से हाथ भी नहीं मिलाया था, यानी उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया था। चीन का अलग ही तरीका है, मतलब चीन सीमा पर तनाव भी चाहता है, बनाए रखना चाहता है और व्यापार भी जारी रखना चाहता है। लेकिन भारत का कहना है कि नहीं, दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते तभी स्थापित हो सकते हैं जब सीमा पर सामान्य स्थिति बने, तभी दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। चीन की तरफ से सैन्य सहयोग का भी प्रस्ताव आया था जिसे तत्काल खारिज कर दिया गया था। भारत सरकार ने बताया था कि रक्षा मंत्री ने चीन को दो टूक बता दिया था कि चीन के साथ रिश्ते सुधारने की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब सीमा पर अमन और शांति कायम हो। इसके बावजूद इस बैठक को लेकर के चाइना की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें वह ऐसा बता रहा है कि बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। चाइना ने बयान जारी करके ऐसा कहा है। दोस्तों अब यहाँ बात एससीओ की करें तो एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, यह एक क्षेत्रीय संगठन है, यानी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और यह संगठन राजनीति, अर्थशास्त्र, विकास और सेना के मुद्दों पर केंद्रित है। इसे 2001 में बनाया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में स्थित है।
चाइना की राजधानी बीजिंग में। यानी एससीओ औपचारिक रूप से 2001 में स्थापित हुआ, लेकिन उससे पहले एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। संघाई 5 1996 सीमाओं के सीमांकन और विसैनिकरण वार्ता की एक श्रृंखला से उभरा, जिसे 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया था। 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने से संघाई 5 का नाम बदल करके संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य बन गए और वर्तमान में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य हैं। वहीं ईरान 2023 में एससीओ का अस्थायी सदस्य बनने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार वर्तमान में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 सदस्य हैं। ईरान बहुत जल्द ही इसका सदस्य बनने वाला है। दोस्तों, आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश भारत और चाइना के इसका सदस्य होने से एससीओ एक ऐसा संगठन है जो दुनिया की करीब 40% आबादी को कवर करता है। और एरिया की बात करें तो यूरेशिया के 60% और दुनिया के करीब 1/3 इलाके को यह कवर करता है। ग्लोबल जीडीपी में इसकी करीब 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। इसके साथ ही यह संगठन हर साल खरबों डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। तो एससीओ में 8 सदस्य देश हैं: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें तुर्कमेनिस्तान जो है इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों, इस एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे कभी कभी नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का काउंटर बताया जाता है। जिस प्रकार अमेरिका के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम यूरोप के देशों ने मिलकर के सैन्य संगठन बनाया है नाटो, उसी प्रकार एससीओ को कहा जाता है कि यह भी नाटो का काउंटर के रूप में कार्य कर सकता है। एससीओ का एक प्रमुख उद्देश्य सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का जवाब देना है। कई एक्सपर्ट लोग यह बताते हैं एससीओ को अमेरिकी दबदबे वाले नाटो के काउंटर के रूप में देखते हैं। 1949 में अमेरिकी अगुवाई में बने नाटो के अब तक 31 सदस्य हैं। एससीओ में शामिल 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान नाटो के सदस्य देश नहीं हैं। इनमें से 3 देश भारत, रूस और चीन इस समय इकोनॉमी और सैन्य ताकत के लिहाज से दुनिया के प्रमुख महाशक्तियों में शामिल हैं। और कहा जाता है कि यही वजह है कि एससीओ को पश्चिमी ताकतवर देशों के सैन्य संगठन नाटो के बढ़ते दबदबे का जवाब माना जाता है। और भारत इस साल इसी एससीओ का अध्यक्षता कर रहा है। पिछले वर्ष एससीओ के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक समरकंद में हुई थी, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। दोस्तों, एससीओ के बाद अगर बात करें क्वाड की, तो क्वाड में 4 देशों का समूह है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का समूह ही क्वाड कहा जा रहा है। यानी इन 4 देशों के समूह को, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, इन 4 देशों के समूह को क्वाड कहा जाता है। और क्वाड के बारे में कहा जाता है कि इसका गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए किया गया है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक सामान्य आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का समर्थन भी करते हैं। इसका उद्देश्य है मुक्त, स्पष्ट, समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना, क्योंकि चीन जो है संपूर्ण दक्षिण चीन सागर को ही अपना बताता है और उस क्षेत्र में उसका रवैया एकदम आक्रामक है। इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए क्वाड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही है मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना। क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। हालांकि यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने खुद को इससे दूर कर लिया था। अंततः 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक बार फिर एक साथ आकर के चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया। क्वाड व्यवस्था में भारत के लिए संभावनाएं। चाइना से मुकाबला, यानी विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता है कि क्वाड में शामिल होकर भारत चाइना से मुकाबला कर सकता है। इन्हीं सभी देश समुद्री सुरक्षा और व्यापार के साझा हितों पर एकजुट हुए हैं। चाइना इस ग्रुप का हमेशा से विरोधी रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि इसका गठन चीन के गलत इरादों को देखते हुए ही किया गया है। हालांकि क्वाड देश का कहना है कि यह ग्रुप केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा हितों की रक्षा करना है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है क्वाड का अगला शिखर सम्मेलन। वहीं चाइना इसे एशियाई नाटो करार देता है। चीन की विस्तारवाद वाली नीति ने
से हर कोई वाकिफ है। चाइना हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अपनी वर्चस्व को चाहता है और क्वाड को वह इसी पर एक नकल के तौर पर देखा जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की दखल पर चाइना हमेशा आग बबूला रहता है और वह इस समूह को यानी क्वाड को चाइना एशियाई नाटो बता रहा है। दोस्तों, हमारी चर्चा का जो अगला विषय है वह है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों रहा बीते सप्ताह। तो दलाई लामा को 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है और यह फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो जो तिब्बती बौद्ध गुरु हैं दलाई लामा, उनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, इसलिए यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार चर्चा में है। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा को रमन मैग्सेसे पुरस्कार भेंट किया गया। मैक्लोडगंज स्थित आवास पर 64 साल के बाद पुरस्कार रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की अध्यक्ष और ट्रस्टी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भेंट किया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए धर्मगुरु को दिया जाने वाला यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। तिब्बतियों के धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष में दलाई लामा को सामुदायिक नेतृत्व के लिए अगस्त 1959 में फाउंडेशन ने पुरस्कार फिलीपींस में प्रदान किया था। उस समय धर्मगुरु की ओर से उनके बड़े भाई ने इसे प्राप्त किया था। उस समय दलाई लामा की उम्र 24 साल थी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना के बाद दलाई लामा सबसे कम उम्र के विजेता बने थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में तो इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है और यह फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में हर साल 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित समारोह में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल के नाम से भी जाना जाता है और 5 दशक में 300 से ज़्यादा व्यक्तियों को संगठनों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। हर साल फाउंडेशन के ट्रस्टी पात्र लोगों का चयन करते हैं और रमन मैग्सेसे की तस्वीर के साथ प्रमाण पत्र और पदक प्रदान करते हैं। यह सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक संचार कला, शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ, इन सभी क्षेत्रों में यानी सभी क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। यानी यह पुरस्कार न्यूयॉर्क में स्थित रॉकफेलर ब्रदर फंड के ट्रस्टियों के द्वारा 1957 में स्थापित किया गया और 1958 में पहली बार दिया गया था। भारत से भी कई लोग हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनमें सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में ही यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद CD देशमुख, मदर टेरेसा, वर्गीस कुरियन, जयप्रकाश नारायण, सत्यजीत रे, MS स्वामीनाथन, MS सुबुलक्ष्मी, इला रमेश भट्ट, राजनकांत अरोल, अरुण शौरी, RK लक्ष्मण, मुरलीधर देवीदास, पंडित रविशंकर, किरण बेदी, अरुणा राय, अरविंद केजरीवाल, सोनम वांगचुंग, रवीश कुमार, इन सब लोगों को रमन पुरस्कार दिया जा चुका है जो कि भारत से संबंध रखते हैं। दोस्तों, हमारी चर्चा का जो अगला विषय है वो है ऑपरेशन कावेरी। आइए जानते हैं कि क्या है ऑपरेशन कावेरी। दोस्तों, जिस प्रकार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, उसके बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। उसी प्रकार एक देश है अफ्रीका में, एक देश है सूडान। हालांकि सूडान पर किसी बाहरी देश ने हमला नहीं किया है, लेकिन वहाँ की सेनाओं में ही आपस में लड़ाई छिड़ गई है, जिसकी वजह से वहाँ फंसे भारतीयों को वापस यानी स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ही ऑपरेशन कावेरी नाम दिया गया। तो सूडान में चल रहे संकट के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाए जाने वाले ऑपरेशन को ऑपरेशन कावेरी नाम दिया गया है। ऑपरेशन कावेरी के तहत कहा गया है कि अब तक 2400 से ज़्यादा भारतीयों को वापस लाया गया है। दोस्तों, बात करें अगर सूडान की, तो अफ्रीकी देश सूडान में बीते दिनों सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच एक बार फिर भीषण संघर्ष शुरू हुआ और पूरा देश ढल गया। सूडान में यह संघर्ष शुरू क्यों हुआ? पिछले 3 दिनों से जारी संघर्ष में यानी कई दिनों से जारी है। सूडान के अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF और वहाँ की सेना आमने सामने राजधानी खार्तूम में रणनीतिक लिहाज से अहम लगभग सभी जगहों पर झड़पें हो रही हैं। दोनों पक्षों में यानी वहाँ की सेना और अर्धसैनिक बल ही लड़ाई लड़ रही है। सूडान की राजधानी खार्तूम के अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया जा रहा है। दशकों से गृह युद्ध के बाद 2011 में दक्षिणी सूडान के अलग होने तक सूडान क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। 2011 में क्या हुआ? दक्षिणी सूडान अलग हो गया, अलग देश बन गया। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित इस देश की सीमाएं 7 देशों के साथ लगती हैं। इसके उत्तर में मिस्र है, दक्षिण में इरिट्रिया और इथोपिया है,
देश के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिहाज से काफ़ी अहम लाल सागर इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। दक्षिण में साउथ सूडान है, जबकि चाड और लीबिया इसके पश्चिम में मौजूद है। सूडान में नागरिक सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की मांग को लेकर 2021 से ही संघर्ष चल रहा है। मुख्य विवाद सेना और अर्धसैनिक बल RSF के विलय को लेकर है। ताज़ा हिंसा कई दिनों के तनाव के बाद हुई। RSF के जवानों को अपने लिए खतरा मानते हुए सेना ने पिछले हफ्ते इसकी तैनाती को बदलते हुए नई व्यवस्था शुरू की। इसे लेकर के RSF के जवानों में नाराज़गी थी। कुछ उम्मीद थी कि बातचीत से समस्या का हल निकल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अक्टूबर 2021 में नागरिकों और सेना की संयुक्त सरकार के तख्तापलट के बाद से ही सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं। फिलहाल सॉवरेन काउंसिल के जरिए देश को सेना और RSF चला रहे हैं, लेकिन सरकार की असली कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में। वे एक तरह से देश के राष्ट्रपति हैं। सॉवरेन काउंसिल के डिप्टी और RSF प्रमुख मोहम्मद हमदान देश के दूसरे नंबर के नेता हैं। करीब 1 लाख की तादाद वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स में कि सेना में विलय के बाद बनने वाली नई सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। RSF प्रमुख का कहना है कि सेना के सभी ठिकानों पर कब्जा होने तक उनकी लड़ाई चलती रहेगी। वहीं सेना ने बातचीत की किसी संभावना को नकारते हुए कहा कि अर्धसैनिक बल RSF के भंग होने तक उनकी कार्यवाही जारी रहेगी। हालांकि जनरल बुरहान ने पहले कहा था कि प्रस्तावित नागरिक सरकार में एकीकृत सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इस विवाद को सुलझाने के लिए वे अपने डिप्टी यानी जनरल से बात करने को तैयार हैं। भले ही यह संघर्ष देश के रणनीतिक ठिकानों के आसपास होता दिख रहा है, लेकिन यह लड़ाई मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक ही सिमटी है। ऐसे में आम लोग अनजाने में इस लड़ाई के शिकार बन गए हैं और वहां से भारतीयों को वापस निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था। दोस्तों, हमारी चर्चा का जो अगला विषय है वो है पंचशील समझौते के बारे में। आइए समझते हैं क्या है पंचशील समझौता। दोस्तों, यह पंचशील समझौता चर्चा में इसलिए था क्योंकि 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था और 29 अप्रैल 2023 को इस समझौते के लगभग 59 साल हो गए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर 1954 में भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। इसके तहत भारत ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र माना था और इस समझौते से उस समय दोनों देशों के बीच तनाव को काफ़ी कम करने में मदद मिली थी। लेकिन चाइना है कि धोखा दे दिया। वही देखते हैं पंचशील समझौते में क्या बातें कही गई थी। पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रीमियर चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। भारत की आज़ादी के समय भारत और चाइना के रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे जितने कि 1962 के बाद हुए। चूँकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चाइना से सीधे मधुर रिश्ते बन रखने में ही भलाई समझी। और यही कारण है कि भारत ने 1950 में चाइना के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का पुरजोर विरोध नहीं किया था। लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दी तो भारत और चीन के रिश्ते कड़वे होने शुरू हो गए। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए और दोनों देशों के बीच 1962 में युद्ध हो गया। बात करें अगर पंचशील समझौते के बारे में, तो पंचशील यानी 5 सिद्धांत या विचार। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया था, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते थे। पंचशील में क्या था? तो अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए चीन के साथ पंचशील समझौता किया। इस सिद्धांत के निम्न बिंदु थे। पहला कि दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न करना। दूसरा है एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना। तीसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। चौथा, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना। और 5वां, सभी देशों के द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। तो पंचशील संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं रहा। इस संधि के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफ़ी बल मिला था। इसी बीच हम वो नारा भी सुनते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए थे। लेकिन 1959 के तिब्बती विद्रोह की शुरुआत में अपनी जान की रक्षा करने के लिए दलाई लामा और उनके अनुयायी जो थे CIA की मदद से तिब्बत से भागकर 1959 में असम में पहुंच गए। भारत ने उन्हें शरण दिया। इसी से चाइना और भारत के बीच पंचशील समझौता जो है
खतरे में पड़ गया, क्योंकि समझौते में लिखा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना। इसके बाद रिश्ते खराब होते गए और चीन की सरकार के बढ़ते विरोध के बीच वहाँ की सरकार ने जनता को शांत करने के लिए और देशभक्ति की अलग जगाते हुए भारत पर के खिलाफ 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार पंचशील समझौता भी समाप्त हो गया। और दोस्तों, अंत में जाते जाते हम जान लेते हैं कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, क्योंकि बीते दिनों अखबारों में यह पढ़ने को मिला कि चीन रेल मार्ग से पाकिस्तान को जोड़ने के लिए गुलाम कश्मीर से निकालेगा ट्रेन। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वह चीन और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य है पूरे पाकिस्तान में सड़कों, रेल मार्गों और पाइपलाइनों के साथ साथ ऊर्जा, औद्योगिकी और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करना। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पश्चिमी चीन में सिंजियांग प्रांत यानी सिंजियांग से लेकर उत्तर पाकिस्तान में खुंजेराब दर्रे के माध्यम से बलूचिस्तान और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक लगभग 3000 किलोमीटर तक यानी सिंजियांग प्रांत को ग्वादर बंदरगाह तक जोड़ना है। इसमें रेल मार्ग बनाया जाएगा, सड़क बनाई जाएगी, ये परियोजना है। उल्लेखनीय है कि भारत पहले से ही गुलाम कश्मीर से गुजरने के कारण चाइना के 60 अरब डॉलर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। भारतीय विशेषज्ञों ने इसको लेकर के गंभीर चिंता जताई है। चीन के पाकिस्तान पर बढ़ते अरबों डॉलर के कर्ज के बीच चीन पाकिस्तानी सीमा के अंदर अपनी परियोजनाओं की तादाद को बढ़ाता जा रहा है, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के कर्ज के तले दबता जा रहा है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को चीनी कर्ज के बोझ तले चीन जो है अपने कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान को दबाता जा रहा है। सीपेक आधिकारिक रूप से चाइना की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना का हिस्सा है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। चूँकि यह भारत के उस हिस्से से गुजरता है जिस पर पाकिस्तान का वर्तमान में कब्जा है, POK वाले हिस्से से गुजरता है, इसलिए भारत इसका लगातार विरोध करता रहा है। चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह को उत्तर पश्चिमी चीन के सिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो 3000 किलोमीटर का नेटवर्क है। यह पाकिस्तान और चाइना के बीच एक द्विपक्षीय पहल है। इसमें रेल मार्ग बनाई जाएगी और सड़क मार्ग बनाया जाएगा, यानी कनेक्टिविटी में सुधार करने की योजना है। लेकिन इस पर चाइना जो है अच्छे तरीके से काम कहाँ कर पा रहा है। पाकिस्तान को केवल ऋण कर्जा दे देकर के उसे अपने कर्ज के दलदल में फंसा रहा है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।